डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक हम जो आज करने जा रहे हैं वो है बेटा हमारे पास इलास्टिक कांस्टेंट्स। इलास्टिक कांस्टेंट्स कल हम लोगों ने डेफिनेशंस पढ़ी थी स्ट्रेस की, स्ट्रेन की। आज हम लोग करने जा रहे हैं इलास्टिक कांस्टेंट्स। एक्सपेरिमेंट्स हैव रिवील्ड दैट रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू स्ट्रेन इज अ कांस्टेंट फॉर अ गिवन मटेरियल प्रोवाइडेड द एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स इज नॉट टू ग्रेट। अब आपके पास यहाँ वो कह रहा है कि स्ट्रेस और स्ट्रेन की जो रेशियो है दैट इज कॉल्ड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। स्ट्रेस रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू स्ट्रेन इज अ कांस्टेंट फॉर अ गिवन मटेरियल कि डिफरेंट मटेरियल्स में इनकी रेशियो डिफरेंट होगी। लिमिट क्या उसने साथ रख दी है कि फोर्स को जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए ताकि वो जो मटेरियल है वो ब्रेक डाउन ना हो जाए। दिस रेशियो इज कॉल्ड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। इस रेशियो को स्ट्रेस और स्ट्रेन की हम क्या बोलते हैं, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, एंड कैन बी मैथमेटिकली डिस्क्राइब्ड एज। इसको मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो है आपके पास, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इक्वल्स टू जो है स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन, स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन, स्ट्रेस और स्ट्रेन की रेशियो है जो उसे हम कहते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। सिंस स्ट्रेन इज डायमेंशनलेस क्वांटिटी, हमने कल पढ़ा था कि स्ट्रेस की जो है यूनिट है और उसका डायमेंशन है, स्ट्रेन जो है ये डायमेंशनलेस है। द यूनिट ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी आर द सेम एज दैट ऑफ स्ट्रेस। तो स्ट्रेन का ना यूनिट है ना डायमेंशन है, तो इसका मतलब है कि जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है उसका डायमेंशन और यूनिट जो है वो जस्ट लाइक एज है जैसे आपके पास स्ट्रेस का है, और स्ट्रेस का था न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या फिर पास्कल। इसके बाद इन द केस ऑफ अ लीनियर डिफॉर्मेशन, अगर लीनियर डिफॉर्मेशन हो मीन्स टू से अगर जो है स्ट्रेन एक ही साइड पे है, द रेशियो ऑफ दिस टेंसाइल कंप्रेसिव स्ट्रेस फोर्स पर यूनिट एरिया टू टेंसाइल कंप्रेसिव स्ट्रेन डेल एवर एल इज कॉल्ड यंग्स मॉडुलस। तो अगर डिफॉर्मेशन जो है वो एक ही डायरेक्शन में है, एक ही डायरेक्शन में है, तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि ये क्या है, यंग्स मॉडुलस है। यंग्स मॉडुलस को हम y के साथ शो करते हैं, y इक्वल्स टू एफ ओवर ए है आपके पास स्ट्रेस, और ये आपके पास है स्ट्रेन, ये आपके पास डेल और एल। तो स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन की जो रेशियो है आपके पास आ गई यंग्स मॉडुलस। तो यहाँ से आप डेफिनेशन किसकी करेंगे, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की आप लोग डेफिनेशन करेंगे। फिर आपके पास आएगा, आपको पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन अगर 2 नंबर का, डिफाइन यंग्स मॉडुलस, तो फिर आप कहेंगे रेशियो ऑफ टेंसाइल, टेंसाइल मीन्स कंप्रेसिव स्ट्रेस, सिग्मा एफ ओवर ए टू टेंसाइल कंप्रेसिव स्ट्रेन, टेंसाइल स्ट्रेस ओवर टेंसाइल स्ट्रेन। तो इसकी जो रेशियो है उसमें हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं यंग्स मॉडुलस, और वो किसके इक्वल है, एफ ओवर ए ओवर del over L, del L over L which is equals to Young's modulus and denoted by Y. For 3 dimension deformation, ऊपर वाला था कि अगर डिफॉर्मेशन 1 डायमेंशन में है, सबसे पहले यंग्स मॉडुलस, और डिफॉर्मेशन अगर 1 डायमेंशन में है तो दैट इज कॉल्ड यंग मॉडुलस। अगर जो डिफॉर्मेशन है वो 3 डायमेंशन में है, व्हेन वॉल्यूम इज इन्वॉल्व, 3 डायमेंशन में वॉल्यूम इन्वॉल्व हो जाएगा, देन द रेशियो ऑफ अप्लाइड स्ट्रेस टू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इज कॉल्ड बल्क मॉडुलस। तो फिर हम इसे क्या कहते हैं, बल्क मॉडुलस। क्लियर? अब आपको पेपर में 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन अगर आता है डिफाइन बल्क मॉडुलस, तो आप कहेंगे व्हेन वॉल्यूम इज द रेशियो ऑफ अप्लाइड स्ट्रेस टू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, रेशियो ऑफ अप्लाइड स्ट्रेस टू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, रेशियो ऑफ अप्लाइड स्ट्रेस टू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इज कॉल्ड बल्क मॉडुलस। तो ये फिर डेफिनेशन आ गई किसकी, बल्क मॉडुलस की। एफ ओवर ए आपके पास स्ट्रेस है, डेल वी ओवर वी वॉल्यूम में स्ट्रेन है, तो इन दोनों की जो रेशियो है डिनोट करेंगे के साथ, और के क्या है, बल्क मॉडुलस है। ये आपके पास वाई जो था यंग्स मॉडुलस था, और ये आपके पास मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी था। वे डेल वी इज द चेंज इन द ओरिजिनल वॉल्यूम। हाउएवर व्हेन द शियर स्ट्रेस, अब यहाँ पे एक और चीज़ आ गई तीसरी वाली, शियर स्ट्रेस क्या है, एंड शियर स्ट्रेन। शियर स्ट्रेस की शियर स्ट्रेन के साथ जो रेशियो है इज इन्वॉल्व, देन द रेशियो इज कॉल्ड द शियर मॉडुलस। तो उसको हम फिर क्या कहते हैं, शियर मॉडुलस, और उसको हम किसके साथ डिनोट करते हैं, जी के साथ। अब 2 नंबर का यहाँ शॉर्ट क्वेश्चन है डिफाइन शियर मॉडुलस, तो उसको फिर कैसे डिफाइन करेंगे, शियर रेशियो ऑफ शियर स्ट्रेस टू शियर स्ट्रेन, रेशियो ऑफ शियर स्ट्रेस टू शियर स्ट्रेन। शियर स्ट्रेस क्या है, एफ ओवर ए, और शियर स्ट्रेन क्या है, टैन थीटा। तो ये फिर आपके पास बेटा क्या आ जाएगा, ये आपके पास है शियर मॉडुलस आ जाएगा, और उसको हमने डिनोट किसके साथ करना है, जी के साथ करना है। ये है आपके पास जी के साथ, तो जी इक्वल्स टू एफ ओवर ए ओवर टैन थीटा, ये आपके पास क्या आ गया, शियर स्ट्रेन। अब आप लोगों ने यहाँ से जो है जैसे इलास्टिक कांस्टेंट्स में आपने सबसे पहले यंग मॉडुलस किया, वो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी किया। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की आगे से जो है टाइप्स के कौन कौन सी हैं, वो है यंग्स मॉडुलस है, उसके बाद बल्क मॉडुलस है, और उसके बाद शियर मॉडुलस है। ये तीनों डेफिनेशन आपने कर लेनी है अच्छी तरह से।
नेक्स्ट टॉपिक देखें जो आपके पेपर में है अकॉर्डिंग, वो सिलेबस में है अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस, वो पेज नंबर 140 भी है बेटा इसमें शामिल। इसकी हम रीडिंग करते हैं। इसमें 2-3 छोटी छोटी सी डेफिनेशन हैं जो आपने करनी है। इलास्टिक लिमिट एंड यील्ड स्ट्रेंथ इन अ टेंसाइल टेस्ट। टेंसाइल का मतलब होता है लेंथ में, जब हम लोग लेंथ वाइज जो है इलांगेशन करते हैं, या लेंथ में या वन डायमेंशन में। मेटल वायर इज एक्सटेंडेड एट अ स्पेसिफाइड डिफॉर्मेशन रेट। मेटल वायर को जब डिफॉर्म किया गया या उसकी वो है डिफॉर्म हुई एक डायरेक्शन में, एंड स्ट्रेसेस जनरेटेड इन वायर ड्यूरिंग डिफॉर्मेशन आर कंटिन्यूसली मेजर्ड बाय अ सूटेबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस फिटेड इन द मैकेनिकल टेस्टिंग मशीन। तो ये सारा जो है एक मैकेनिकल टेस्टिंग मशीन के ज़रिए जो है ये ऑब्जर्व किया गया एक्सपेरिमेंट जो है टेंसाइल टेस्ट। वो क्या है कि जब एक मेटल को जो है हम एक्सटेंड करते हैं तो उसकी एक्सटेंशन या उसकी इलांगेशन कितनी है और किस रेशियो से आ रही है, ये सारा टेस्ट कौन कर रहा है? मैकेनिकल टेस्टिंग मशीन कर रही है। फोर्स इलांगेशन डायग्राम आर स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व इज प्लॉटेड automatically on the XY chart recorder. A typical stress strain curve for a ductile material is shown in the figure 7.14। तो ये उसने दिखाई है, ये वाली फिगर स्ट्रेस स्ट्रेन वाली 17.4 स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ऑफ अ टिपिकल डक्टाइल मटेरियल। तो यहाँ से देखें ये स्ट्रेन है एक्स एक्सिस पे, स्ट्रेस है वाई एक्सिस पे, स्ट्रेन है एक्स एक्सिस पे। स्ट्रेस और स्ट्रेन का जब हम जो है ग्राफ प्लॉट करते हैं तो ये आपके पास जो है वो कर्व आएगा, इसमें ये पॉइंट ए है, पॉइंट बी है, पॉइंट सी है और पॉइंट डी है। अब नेक्स्ट पैराग्राफ में हम इस ग्राफ को डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें हम कर क्या रहे हैं कि हमने एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं किसके ऊपर? एक मेटल वायर की एक्सटेंशन के ऊपर। और ये सारा कुछ रिकॉर्ड कौन कर रहा है? एक मैकेनिकल टेस्टिंग मशीन कर रही है। उस मैकेनिकल टेस्टिंग मशीन ने रीडिंग्स ली हैं जो हम फिर ग्राफ में प्लॉट करेंगे और फिर हम लोग इस ग्राफ को अब डिस्कस करेंगे। In the initial stage of deformation, stress is increased linearly with the strain till we reach point A। अगर आप लोग देखें तो यहाँ तक ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन ग्राफ तब होता है जब ये स्ट्रेस और स्ट्रेन या एक्स और वाई वाली दोनों क्वांटिटीज़ जो हैं डायरेक्टली इंक्रीज हों, या ये कह लें कि जितना स्ट्रेस लग रहा है उतना ही उसमें स्ट्रेन आ रहा है, किसमें? मेटल वायर में। नेक्स्ट ए के बाद क्या होगा? एज दिस इज कॉल्ड प्रोपोर्शनल लिमिट। तो ए तक हम क्या कहते हैं? प्रोपोर्शनल लिमिट। और इसको शो ए तक हम क्या कहते हैं? प्रोपोर्शनल लिमिट। दिस इज कॉल्ड प्रोपोर्शनल लिमिट। दिस इज कॉल्ड प्रोपोर्शनल लिमिट। और इसको किस नोट कैसे करेंगे? सिग्मा पी इसका सिंबल है। अब आप इट इज़ डिफाइंड एज, ये 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन है, डिफाइन प्रोपोर्शनल लिमिट। तो वो फिर आप कैसे करेंगे? ग्रेटेस्ट स्ट्रेस दैट अ मटेरियल कैन एंड्योर विदाउट लूजिंग स्ट्रेट लाइन प्रोपोर्शनैलिटी बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन इज कॉल्ड प्रोपोर्शनल लिमिट। तो मैक्सिमम जितना कोई मटेरियल, सॉलिड मटेरियल स्ट्रेस को बियर कर सकता है, वो वाली जो उसकी लिमिट है उसको हम कहते हैं प्रोपोर्शनल लिमिट। फिर ज़रा इसको समझ लें, देखें ज़रा। प्रोपोर्शनल लिमिट इज डिफाइंड एज द ग्रेटेस्ट स्ट्रेस दैट अ मटेरियल कैन एंड्योर। एंड्योर का मतलब है बर्दाश्त कर सकता है जो मटेरियल, विदाउट लूजिंग स्ट्रेट लाइन प्रोपोर्शनैलिटी बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। Hooke's law which states that the strain is directly proportional to stress is obeyed in the region OA। तो इस रीजन में OA में हमारे ऑब्जेक्ट ने या हमारी वायर ने जो है वो हुक्स लॉ को ओबे किया है। उसके बाद क्या होगा? फ्रॉम ए टू बी स्ट्रेस एंड स्ट्रेन आर नॉट प्रोपोर्शनल। अगर आप लोग देखें तो ए के बाद जो है हमारी लाइन जो है यहाँ से कर्व कर गई, डेविएट कर गई है स्ट्रेट लाइन से। इसका ये मतलब है कि स्ट्रेस और स्ट्रेन अब एक दूसरे के प्रोपोर्शनल नहीं रहे। क्या है? नॉट प्रोपोर्शनल। बट नेवरदलेस इफ द लोड इज रिमूव्ड एट एनी पॉइंट बिटवीन O and B, the curve will be related and retraced and the material will return to its original length in the region OB। The material is said to be elastic। तो इस टाइम तक हम कहते हैं कि मटेरियल अभी तक इलास्टिक लिमिट में है। द पॉइंट B इज कॉल्ड द यील्ड पॉइंट। तो जैसे हमने इसको ये कहा था ना पॉइंट ए को कि ये हमारे पास क्या है? ये हम प्रोपोर्शनल लिमिट है। तो पॉइंट बी फिर हमारे पास क्या है? यील्ड पॉइंट है। इट इज यील्ड पॉइंट। तो पॉइंट बी इज कॉल्ड द यील्ड पॉइंट। द वैल्यू ऑफ स्ट्रेस एट बी इज नोन एज इलास्टिक लिमिट। तो ये वाली जो वैल्यू है, जैसे वहाँ प्रोपोर्शनल लिमिट थी ये पे, बी पे उसका नाम है इलास्टिक लिमिट। इफ दैट स्ट्रेस इज इंक्रीज्ड beyond the yield stress or elastic limit of the material, the specimen becomes permanently changed and does not recover। अगर आप स्ट्रेस जो है वो इलास्टिक लिमिट से बढ़ा देंगे
तो जो हमारे पास सॉलिड है वो टूट जाएगा, वो या दोबारा अपनी ओरिजिनल रिकवरी में वापस नहीं आएगा। इट्स ओरिजिनल शेप आर डायमेंशन आफ्टर दिस स्ट्रेस इज रिमूव्ड। तो अपनी जो स्ट्रेस रिमूव भी करेंगे तो अपनी ओरिजिनल शक्ल में वापस से नहीं आएगा। दिस काइंड ऑफ बिहेवियर इज कॉल्ड प्लास्टिसिटी। इसे हम क्या कहते हैं? प्लास्टिसिटी। Plasticity. The region of plasticity is represented by the portion of the curve from B to C. इस पोर्शन को हम किससे शो करेंगे? प्लास्टिसिटी वाले पोर्शन को B से C तक। Of the portion curve from B to C. The point C in the figure represents the ultimate tensile stress. अब जो आपके पास B से C है वो क्या शो कर रहा है? द पॉइंट C ये शो कर रहा है कि अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ है, UTS भी इसको हम कहते हैं, सिग्मा M से डिनोट करते हैं। द अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस जो है आपके पास UTS इज डिफाइंड एज। अब यहाँ से बेटा आप डेफिनेशन याद कर लेंगे यूटीएस की भी। द मैक्सिमम स्ट्रेस दैट अ मटेरियल कैन विदस्टैंड एंड कैन बी रिगार्डेड एज द नॉमिनल स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल वंस फॉर द मैक्सिमम स्ट्रेस जो एक बॉडी या एक ऑब्जेक्ट या सॉलिड बर्दाश्त कर सकता है, मैक्सिमम उसको हम कहते हैं अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ। अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ यूटीएस। Once point C corresponds to UTS is crossed, the material breaks at point D, responding the fracture stress. तो जब D से वो D पे पहुंचेगा तो इसका मतलब है कि वो ब्रेक डाउन हो गया है। कौन? जो सॉलिड है हमारे पास। Substances which undergo plastic deformation until they break and known as ductile. अब यहाँ से आपके पास एक और डेफिनेशन आ गई। डक्टाइल सब्सटेंसेस कौन सी होती हैं? डक्टाइल सब्सटेंसेस विच अंडरगो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, वो वाली सब्सटेंसेस जो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, जिनके ये सब्सटेंसेस विच अंडरगो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन अंटिल दे ब्रेक, तो वो वाली उन सब्सटेंसेस को कहते हैं कि वो जो है वो डक्टाइल सब्सटेंसेस हैं। जैसे लेड है, कॉपर है एंड आपके पास जो है वो रॉफ्ट आयरन है एंड डक्टाइल। अदरवाइज सब्सटेंसेस, अदर सब्सटेंसेस विच ब्रेक जस्ट आफ्टर द इलास्टिक लिमिट इज रीच्ड आर नोन एज ब्रिटल सब्सटेंसेस। तो उनको ब्रिटल सब्सटेंसेस कहते हैं। ग्लास एंड हाई कार्बन स्टील आर ब्रिटल। तो यहाँ से ये शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द डक्टाइल एंड ब्रिटल सब्सटेंसेस, या डिफाइन डक्टाइल सब्सटेंसेस, डिफाइन ब्रिटल सब्सटेंसेस। तो ये बेटा आपने अच्छी तरह से आज का याद कर लेना है ये सारा यहाँ तक।